नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज गए हैं और आईपीएल का फाइनल स्टार्ट होने में मात्र आधे घंटे बाकी है। इस बार उम्मीद करते हैं कि आरसीबी ट्रॉफी लेकर रहेगी और यहाँ पे हमारे पास 2 महत्वपूर्ण काम हैं। एक है आईपीएल देखना और दूसरा है ये वीडियो रिकॉर्ड करना। तो सोचे कि क्यों ना दोनों एक साथ करते हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड करते रहेंगे और सामने आईपीएल का मैच भी चलते रहेगा। उम्मीद करते हैं दोनों काम हम परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 360 डिग्री एनालिसिस की। इस बार पार्ट 7 आने में देरी हो गई, कुछ ऐसे सिनारियो थे जिसके कारण हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हम जिनका सोल्यूशन करने वाले हैं टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का 2 मॉक होगा, फिर आरबीई, ओबी, पंडित्स और पीटीएस जिसे आप परमार टेस्ट सीरीज के नाम से जानेंगे, इनके 2 टेस्ट का सोल्यूशन होगा 22 एंड 23 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, एक कैंडिडेट स्कोर करता है 20% मार्क्स और वो 10 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 42% अगर स्कोर करता है तो 12% से पास हो जाता है। हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। बहुत ही आसान है। आप ऐसे देखो, अगर ये पासिंग मार्क्स है और एक बंदा अगर 20% स्कोर किया तो कितना नंबर से पीछे रह गया, बोले कि 10 नंबर से पीछे रह गया। दूसरा बंदा जो है वो 42% स्कोर किया, तो ये जो है ना 12% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, बोलेंगे कि 12% कम, मतलब कि 30% होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 20% से 30% के बीच का गैप है 10% और इस 10% की वैल्यू है 10। तो हमें चाहिए मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो 100%। 100% कितना हो गया, 100। तो 100 सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक रेडियस है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ए बी एन ए सी क्या है, 2 कॉर्ड है एंड ए बी एन ए सी का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर। ओ ए बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड बी सी का लेंथ बताना है। आराम से देखिए, ए बी का वैल्यू भी कितना है आपका 6 है ना, ए भी 6 है, ए भी 6 है। ओ ए क्या है आपका रेडियस, या 5 है। अगर हम ओ बी को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये रेडियस होगा। अच्छा, ए हो गया 90 डिग्री। तो जैसे ही रेडियस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो वो जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि बी एल का जो वैल्यू है वो कितना होगा, बी सी का हाफ होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए भी 5 है, ए भी 5 है। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, ओ बी ए बोल के बिल्कुल है। अगर हमने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम एन है। आपको ये देखना है, ए 5 है, ए 5 है, पूरा का पूरा ए बी कितना था 6, तो आधा हो जाएगा 3 एंड 3, तो परपेंडिकुलर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 4। आप सोच रहे होगे कि हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें, इसलिए क्योंकि जो ट्रेंगल का एरिया है ना, ट्रेंगल ओ ए बी, इसको हम 2 तरीके से लिखने वाले हैं। एक तरीका होगा 1/2 इंटू ओ एन इंटू ए बी, एंड दूसरा तरीका होगा 1/2 इंटू ओ ए को बेस मान के एंड बी एम को हमने क्या मान दिया, परपेंडिकुलर। 1/2 से 1/2 चला जाएगा। ओ एन का वैल्यू कितना है 4 एंड ए बी का वैल्यू कितना है 6, इक्वल टू ओ ए का वैल्यू कितना हो गया 5 एंड यहाँ से बी एम आप निकाल लोगे। अच्छा, ये बी एल नहीं बी एम था ना, बी एम हो गया। तो कितना हो गया 30, 24 को ऐसे लिख लेंगे ना, बी एम। 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25, 5.8, 4.8, 4.8 सेंटीमीटर। और आपको क्या चाहिए, पूरा का पूरा बीसी, तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.8 का डबल हो जाता है 9.6 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा था, कैसे सॉल्व किया हमने, उम्मीद करते हैं आप ध्यान में रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस 37 एंड 12 है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर सेम होना चाहिए। तो एक इधर हो गया एंड दूसरा इधर हो गया, सेंटर सेम है। ठीक। नेक्स्ट बोला है कि पी क्यू जो है वो डायमीटर है बड़े सर्कल का एंड क्यू आर क्या है, टेंजेंट है टू स्मॉलर सर्कल एट आर। तो पी से पी क्यू हमने ऐसे करके एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया पी क्यू। फिर आपको क्यू से ना छोटे सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे करके हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट है ना, इस पॉइंट का नाम क्या है, आर। और कुछ बोला है मिड्स लार्जर सर्कल एट एस, ये जो बड़ा सर्कल है इसको एस पे मिला है। द लेंथ ऑफ आर पी इज क्लोजेस्ट टू, तो यहाँ से आपको आर एंड पी का लेंथ चाहिए। अच्छा, आर पी के लेंथ से पहले हमने ना आर एंड एस को ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है। एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये जो पी एस क्यू है 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल होगा। सेंटर को अगर हमने ओ मान लिया तो ओ से जैसे ही हम आर को ज्वाइन करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ओ आर का वैल्यू भी क्या होगा, ओ आर क्यू भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक और बात, यहाँ से आपको क्या ऐसे दिख रहा है कि ओ क्यू एंड पी ओ दोनों इक्वल है, बल्कि इक्वल है।
तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC एंड बेस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, बेस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया है, मान लेते हैं MN, तो अभी जो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल AMN, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, और इसके बाद AM एंड AB का जो रेशियो है वही रेशियो AN एंड NC का होगा, वही रेशियो आपका MN एंड BC का होगा। इसका एक स्पेशल फॉर्म होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि अगर एक के मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो और दूसरे साइड के पैरेलल है तो तीसरे को भी बाइसेक्ट करेगा। और ध्यान दीजिए ये जो इस केस में BC का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है, MN का डबल हो जाता है इस केस में, मिड पॉइंट थ्योरम वाले केस में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, OR जो है ना, OR यह पैरेलल है PS के, बोले कि हाँ पैरेलल तो है, एंड O जो है वो PQ का मिड पॉइंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो PS है ना दोस्त, PS का वैल्यू 2 टाइम्स OR हो गया। अब देखिए ये 12 है तो 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24, इसलिए PS का वैल्यू कितना हो गया है, 24 सेंटीमीटर। बोल के ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे OR का वैल्यू कितना था, OR का वैल्यू था 12, एंड OQ कितना है, OQ तो रेडियस है ना, ये बोले 37। तो हमें QR का वैल्यू निकालना है। QR कैसे निकलेगा, देखिए QR जब निकालने जाओगे ना तो रूट के अंदर आएगा 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 37 प्लस 12 हो जाएगा 49, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा, और 5 तो 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35। तो आपको एक बात पता चल गया कि यहाँ पे QR एंड RS जो है ना ये दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 35 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 35 हो गया। PS का वैल्यू हमने अभी निकाला कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, PR। एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में PR निकाल लेना है। तो देखा हमने कुछ कैलकुलेशंस किए और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। मतलब हमने इतना समझाने की कोशिश की, अगर आप समझ उस ये चीज़ें का आइडिया अगर आपको पहले से ही होता तो आप ज़्यादा आसानी से आंसर ला पाते। PR का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर 35 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 35 प्लस 24 है ना, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225 ना, एंड 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, 6 5 11, 7 2 9 1 10 ना, 10 12 5 17 1 18। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये आ गया 1801, एंड आप यहाँ पे डबल डबल कर सकते हैं तो 4 से 4 बार में जाएगा, ये 16 आ गया ना, बचा 201, 4 यहाँ पे 8, फिर 2 बार में जाएगा, ये भी 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 82 प्लस 2 84 आ जाएगा, 2 दूना 4 8 दूना 16, तो यहाँ पे आ गया 37, फिर 00, फिर ये 4 बार में चला जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अच्छा डेसिमल आ गया था ना, 4 4 8, और ये आ गया 48, तो चर्चों का 16 और अच्छों का 32 1 33, चर्चों का 16 1 17, अच्छों का 32 1 33। तो आप देख रहे हो 42.4 करके आ रहा है, तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था कि 1801 का स्क्वायर रूट निकालना है, आप ऑप्शंस देख रहे हो 42.4 है, 42.8 है, तो ऑप्शंस भी पास पास में है। इसमें थोड़ा सावधानी के साथ आपको कैलकुलेट करना था, या तो आप स्क्वायर रूट निकालते या जो जैसे किसी एक को हम स्क्वायर कर लेते, जैसे 42.4 को हम स्क्वायर करके देख लेते क्योंकि इसके कितने पास आ रहे हैं, है ना। ठीक है, अगला देख लीजिए, 3 हो गया, एंड 4 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि अमाउंट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट बताना है जो 40376 के डेट को डिस्चार्ज करेगा 4 ईयर्स में, रेट है 2% पर एनम। तो जब भी ड्यू डेट आपको पता हो, ये क्या है आपका ड्यू डेट ना, और कितने साल में डिस्चार्ज हो रहा है, 4 साल में, तो आप लेट ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 100 अज्यूम करके चलिए। और 100 वाले के कारण जो ड्यू डेट आएगा ना, ये ड्यू डेट कितना आएगा, अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 गुना 100 लिखना है, प्लस के साथ यहाँ पे 1 + 2 + 3, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 3 तक जाएंगे, इनटू यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है एक साइकिल का, तो 100 रुपीज इंस्टॉलमेंट है, 2% की दर से इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ गया 400, 3 2 5 1 6, ये 412 आ गया। इसी 412 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 40376। अभी कितना बार में जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 से तो कट जाएगा, 4 103 बार में ना, 4 से ये 10, फिर 10 का 40, 0 4 9 36, 4 का 16, 103 से कितनी बार में जाएगा, 103 से ये 9 बार में चला जाएगा ना, तो 9 वाला जो है वही सही आंसर आ जाएगा। 5वां नंबर में जैसे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में दिया है कि x = 3y + 4, एंड ये जो क्यूब अगर आप देखेंगे तो x - 3y का होल क्यूब किया है,
एक्स माइनस 3y का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब, फिर कितना आएगा माइनस 3ab, तो 3 इंटू 3y इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी ना, एक्स माइनस 3y, यही है। ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 3 तिया 9, 9xy, और यहाँ से x माइनस 3y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो 4 आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 36xy ए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बोले कि 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ गए। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि इसको सॉल्व करने का और कोई सिंपल मेथड हो सकता है, तो बोल कि हो सकता है। इसमें ना हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। यहाँ जो आपको कैलकुलेट करना है, इसमें y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पता चला आपको एक्स क्यूब का वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 4 का क्यूब दैट इज 64, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपको मिनिमम वैल्यू बताना है, साइन 2a नहीं है, साइन स्क्वायर है प्लस 5 साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, तो अपने पास है साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। अगर हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, और ये आ जाएगा 5। आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल 2 होता है, लेस इक्वल -2 होता है। ऊपर वाले केस में x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे में x का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो इसमें साइन a का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो साइन a प्लस 1 बाई साइन a का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2, तो प्लस 5, तो यहाँ से आंसर कितना रहा, 7। ध्यान दीजिए इक्वलिटी कब होल्ड करता है, इक्वलिटी होल्ड्स ऊपर वाले केस में जब x का वैल्यू 1 हो, एंड नीचे वाले केस में जब x का वैल्यू -1 हो। तो हमें ये इंश्योर करना है कि इक्वलिटी होल्ड करेगा। इसके लिए साइन a का वैल्यू 1 होना जरूरी था, तो देखिए यहाँ पे लेस इक्वल 90 डिग्री दिया है, मतलब साइन a में a का वैल्यू 90 डिग्री हो सकता है, जैसे ही a 90 डिग्री हुआ साइन a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एनरोल किए वोकेशनल कोर्स में इंस्टीट्यूट है बी सी एंड ई में 2015, बी सी ई 2015 ना, 2015 ये वाला हो गया। यहाँ से कितना हो गया, 180 220 एंड 200, 180 एंड 220 मिलकर हो गया 400, और 200 कितना हो गया 600। फिर आपको चाहिए ए डी एफ 2016 में ए, फिर डी एंड एफ। ए का वैल्यू कितना है 165, डी का वैल्यू 175, एफ का वैल्यू 200। 165 175 मिले कितना हो गया, 5 5 10, 7 6 13, 1 14, और 1 और 1 2 1 3, मतलब कि 340 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 540। ठीक है, मोर देन, इसका मतलब गया गया 2 से करेंगे तो 27 बार में, 2 से नहीं 6 से कर लेते हैं ना, 6 से करेंगे तो 9 टाइम्स में, 8 10 टाइम्स में, तो आपको पता चल गया 10/9 है, 1 यूनिट ज़्यादा है 9 पे, तो 1/9 का मतलब 11 पॉइंट समथिंग %, तो 11.1% इसका सही आंसर आ जाए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी है, बी डी एंगल बाइसेक्टर है बी का, जो ए सी को डी पे मिलता है। ए बी का वैल्यू 5 है, ए डी का 7 है, और ए डी का 3 है, बी डी का 7 है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ बी सी क्या होगा। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर बोला है बी का ना, तो बी को हम ऊपर रखते हैं, ए को इधर सी को इधर, और बी का जो एंगल बाइसेक्टर है बी डी, ए सी को कहाँ पे मीट किया है, डी पे मीट किया, यही बोला है। ठीक, ए बी का वैल्यू 5 है, ए डी का वैल्यू कितना दिया है 3, एंड बी डी का वैल्यू 7 है। अच्छा, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का लेंथ दे दिया है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी, और यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए डी, अगर बी डी, तो ये जो एक थियरम है वो बोलता है कि ए डी का स्क्वायर, मतलब एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर जो होगा ना, वो दो साइड मतलब ए बी एंड ए सी जिससे बना है उसके प्रोडक्ट में से आपको जो नीचे का साइड है ना, ये जो इसे दो सेगमेंट में बना बी डी एंड डी सी, इसके प्रोडक्ट को आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम बी सी एंड डी सी को कैसे लिखें। तो आपको ये समझना है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो एडजेसेंट साइड को अपोजिट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए बी एंड बी सी का रेशियो है ना, यही रेशियो आपका ए डी एंड डी सी का होता है। तो और ए बी बाई ए डी जो हो जाएगा, ए बी बाई ए डी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा बी सी बाई डी सी, और ये वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू कितना है 5/3 हो गया।
तो हम बोल सकते हैं इसका नाम हम 5x एंड इसका नाम 3x रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब जो थियरम है अगर हम इसका यूज करें तो क्या हमें पता चल रहा है कि यहाँ से बी डी का जो स्क्वायर होगा ना, या ए बी इंटू बी सी में से ए डी एंड डी सी के प्रोडक्ट को माइनस करना होगा। तो कितना हो गया, बी डी स्क्वायर का मतलब अब 49 का वैल्यू हो जाएगा 25x में से, और ये कितना 9x को माइनस करेंगे तो 16x आ रहा है ना। x का वैल्यू आ गया है 49/16। आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए बी सी का वैल्यू है 5x। 5x का मतलब हो गया 5 इंटू 9 45, पंचों का 20 और 5 और 20 और 4 24, 245 में 16 से डिवाइड करना है तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में 16 बचा 8 तो 85 ना, तो 16 पच्चे 80.3 तो 15.3 सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा था, अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें सेल्स ऑफ बुक दिया है 6 डिफरेंट स्कूल का, 2 कॉन्सेक्यूटिव 13 एंड 14 में। हमें बताना है कि एवरेज सेल ऑफ स्कूल ABC का 2014 में इसका कितना % है ACF का 2013 में। तो सबसे पहले 2014 में ABC देख लीजिए, 14 मीन्स ए वाला डार्क वाला ना, ये 70 हो गया, और ए 35, 70 और 35 105, और ए 8 185 हो गया ना। ये वाला पार्ट हो गया है 185। दूसरा वाला ACF चाहिए, ए है 50, सी है 60, 50 और 60 है 150 नहीं 110, और ए 40 150। तो बस 150 00 ये 185 है ना। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर 5 से काटना चाहे तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 5 तिहाई 15 30, 3000 ये हो गया ना। तो 3123 डिवाइडेड बाई 37 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 तरीके 24 और 5 39, तो ये 4 आ गया 0। तो फिर 81 हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा तो 37 फिर 3 तो 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 81.0 तो और 81.08 आ रहा है, तो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यहाँ टेबल दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार ABC का, मैन्युफैक्चरिंग 1000 बाय ऑटोमोबाइल फैक्ट्री ओवर द ईयर्स दिया है। द एवरेज नंबर ऑफ A टाइप कार प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग 2012-14 is what % less than combined average number of B type and C type car producing 2013 एंड 15। ठीक, तो सबसे पहले ये देखना है कि टाइप A कार 2012 एंड 14 में कितना प्रोड्यूस हुआ है। टाइप A 12 से 14 में, तो 12 में 1750, 13 14 हो गया ना, तो 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 9 8 17 7 24 और 1 25, 2 और 2 4 और 1 2 2 4 और 2 6 ना, ये 6500 हो गया। टाइप A का अगर हम देखेंगे तो 12 13 14 में हो गया 0 5 5 10 9 8 17 7 24 1 25 4 और 2 6 6500 हो गया है ना। अब आपको टाइप B एंड C का एवरेज चाहिए 13 से 15 में, तो 13 से 15 में 13 14 15 में B एंड C का एवरेज है कितना हो गया, देख लीजिए। B का आ रहा है 0, 5 2 7 4 11, 9 और 2 11 1 12, 3 3 6 2 8 और 1 9 9200 यहाँ पे आ जाएगा। 0 7 5 12 एंड 9 21, फिर 2 1 3 एंड 2 5 3 3 6 2 8 8510, और ये है आपका 9210। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए तो 10 10 20 5 2 7 9 8 17, इसको 2 से डिवाइड करना है ना, कितना आ जाएगा, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17 6 0। तो कितना % लेस है यही बताना है, 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 16 में से 6 आ गया, और ये कितना था 8 ना, तो 8 में से 3 और यहाँ पे 2, 236 डिवाइडेड बाई 886, यही परसेंटेज निकालना है। इसमें बस डिवाइड ही करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखिएगा आंसर आ जाएगा आपका 26.6%। अगला देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो इसमें टेबल में बोला है 6 कमोडिटी इन प्रोविजन स्टोर फ्रॉम अगस्त 12 से अक्टूबर 12 तक, टोटल कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट इतना इतना, अगस्त 12 से
अक्टूबर 2012 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कंबाइंड सेल ऑफ टी, पल्स एंड फ्लोर। तो आपको चाहिए ड्राई फ्रूट, शुगर एंड राइस। ड्राई फ्रूट, शुगर एंड राइस का टोटल प्रोडक्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर में ना, तो कितना आ जाएगा? 7 2 9 5 14, 2 3 5 है 2, 7 1 8, यहाँ पे 5 4 9, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 5 4 9 2 11, 4 4 8 3 11 1 12, यहाँ पे 7 2 9 17, 4 3 12 1 13, यहाँ पे 9 3 12 5 17, 5 3 8 4 12 1 13, यहाँ पे 7 3 10 2 12, 8 और 1 9, सबको हमने ऐड कर लिया। हमें चाहिए ड्राई फ्रूट, शुगर एंड राइस। ड्राई फ्रूट, शुगर एंड राइस, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 4 2 6 और 7 13, फिर 8 9 17 और 3 20 और 1 21, 1 और 2 3, 313 आ गया। फिर आपको चाहिए कंबाइंड सेल टी, पल्स, फ्लोर का। टी, पल्स एंड फ्लोर, ये कितना आ रहा है? 7 1 8 9 17, 3 2 5 6 11 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, यही ना? ये कितना था? 9 1 10 7 17, 6 2 8 3 11 1 12, 1 1 2 1 3, 327, यही बताना कितना परसेंट है। तो जाहिर सी बात है 95% 98, डिवाइड ही कर लेते हैं ना। 31300, यहाँ पे 327, 9 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 7 63, 9 2 18, 6 24 और 9 3 27 और 2 29, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 9 गया 1, गया 0। अब ये 5 बार में जाएगा, 6 बार में नहीं जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग, 95 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली 96 आ जाएगा। 6 बार में करते कितना आ जाएगा? 7 6 42, 6 2 12 है 4 16, 6 18 1 19, तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 96% आ रहा है। ठीक है। नंबर 12 अगर आप देखोगे, इसमें है कि एक इंसान जो है सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स है, उसका डिनोमिनेशन है 20 एंड 10 का, टोटल है 390। अगर उसने हर एक काइंड के डिनोमिनेशन को इंटरचेंज कर दिया, इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड इंटरचेंज हो गया, तो अमाउंट 90 रुपये कम जाएंगे। तो हमें बताना है कि डिनोमिनेशन 20 रुपीज़ के कितने थे। मान लेते हैं इनिशियली 20 का एक्स था एंड 10 का वाई था, सब मिलके कितना आएगा? 390। तो पता चला 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 39। अगर इसने चेंज कर दिया तो अब 20y हो जाता, फिर आपका 10x हो जाता, मिल के कितना हो जाता है? 90 रुपये का, मतलब 300। पता चला है 2y प्लस एक्स का वैल्यू कितना है? 30। अब आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है। सिंपल इक्वेशन हो गया। ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो कितना आ गया? 4x में से x गया, 3x का वैल्यू कितना गया? 78 में से ये गया 48, x का वैल्यू कितना आ गया है? 16, और x ही आपको निकालना था, तो आंसर आ जाएगा 16, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगला देखेंगे। नंबर 13 देखोगे, इसमें है कि स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, ए है, बी है, फिर सी है एंड डी है। ठीक, हमने लिख दिया ए बी सी एंड डी। पोर्टफोलियो में इनका परसेंटेज है, क्या है? ए का परसेंटेज है 20%, बी है 30%, ए है 20, बी है 30, सी कितना है 20, तो 30 20 50 20 70, बाकी डी कितना होगा? डी हो जाएगा 30। ये परसेंटेज में है। तो परसेंटेज मीन्स ये बेसिकली नंबर को डिनोट कर रहे हैं, तो नंबर को आप रेशियो के टर्म में लिख सकते हो। तो रेशियो हो जाएगा 2 3 2 3। अब हुआ क्या है कि ए के कारण 6% का रिटर्न है, मीन्स प्रॉफिट हुआ है। बी के कारण जो है 8% का रिटर्न है। सी के कारण जो है आप देखोगे 4% का रिटर्न है। एंड डी के कारण जो है रिटर्न कितने हैं? निगेटिव ऑफ 5%, तो 5% का रिटर्न। हमें बताना है कि नेट जो प्रॉफिट या लॉस है इसका कितना होगा। तो नेट निकालने के लिए बस एवरेज निकाल देना है। 6 दूना 12 हो गया, 8 तरीके 24 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 5 3 15 हो गया। कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3 2 5 5 10 में। कितना है? 24 से 12 36 और 8 44, 44 में से 15 गया, कितना आ जाएगा? 29। 29/10 का मतलब हो गया 2.9%। तो बेसिकली 2.9% का प्रॉफिट हुआ है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगला देखिए। और RCB 21 पे 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक ट्रेडर के पास 9810 रुपीज़ ड्यू है 1 साल में, लेकिन ट्रेडर जो है सेटल करना चाहता है 6 महीने के बाद। सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 9% पर एनम। तो हमें बताना है कितना पे करना पड़ेगा। देखिए,
आप कुछ उधार लेते हो, ये होता है ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट क्या होता है? बेसिकली इंटरेस्ट जोड़ के होता है। जैसे अगर आपने 100 रुपये उधार लिए, साल में 9% की दर से 9 रुपये का इंटरेस्ट होगा, तो 109 जो है साल के अंत में ड्यू अमाउंट होगा। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 9810, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करना है? 90 से। 90 से मल्टीप्लाई करने का मतलब प्रिंसिपल हो गया है 9000। समझ गए? 9000 प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? बल्कि एक साल का इंटरेस्ट हो गया है 810 रुपये। लेकिन आप जो है 6 मंथ में इसको चुकता करना चाहते हो, तो 6 मंथ में इंटरेस्ट कितना होगा? इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा? 405 रुपये। तो 9000 और 405 मिलकर कितना हो जाएगा? 9405 रुपीज़। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला देखिए। एक क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला है कि सेंटर है, सर्कल ओ है, AOC डायमीटर है, B इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सच दैट आर्क AB जो है वह 1/5वां हिस्सा है आर्क BC का। हमें एंगल BOC बताना है। देख लेते हैं। AOC डायमीटर है ना, तो यहाँ पे हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया C। अब क्वेश्चन में दिया कि B एक पॉइंट है आर्क AB पे। B इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, B यहाँ पे हमने ले लिया। सच दैट AB जो है ना, वह BC का 1/5वां हिस्सा है। तो AB बाई BC इक्वल टू कितना हो गया? 1/5। समझ गए? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 यूनिट आएगा। 6 यूनिट में एंगल कितना है? 180 डिग्री का। 1 यूनिट में एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। हमें यही बताना है। एंगल BOC कितना है? तो BOC का मतलब कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट में वैल्यू हो जाएगा 150 डिग्री। आप ये देखिए, AB 1 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, टोटल मिला के कितना है? 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू कितना था? 180 डिग्री। तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 150 डिग्री। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें है कि एक नंबर को हमने इंक्रीज किया 12% से, देन डिक्रीज किया 23% से। जो नंबर आया इसको फिर से हमने 34% से डिक्रीज किया, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा? कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि 12 एंड पहले ये जो आपका 23 का इंक्रीज है, इसको हम सल्टा लेते हैं। R इफेक्टिव जब लिखने जाएंगे कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई 100 होता है, यही ना? तो 12 और 13 मिलकर कितना हो गया? 35 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 या 36, 24 और 3 27 डिवाइड बाई 100। यहाँ से आ गया है 37.76%। ये जो हुआ है आपका क्या हुआ है? इंक्रीमेंट। अच्छा सोचिए, इतना इंक्रीमेंट के बाद 34% डिक्रीमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है 10% एंड 9% का इंक्रीज तो नहीं आएगा, जो भी आना है डिक्रीज आएगा। अब डिक्रीज वाला देख लेते हैं। तो नया R इफेक्टिव कितना आ जाएगा? ये है आपका 37.76 माइनस 34 माइनस 34 इंटू 37.76 डिवाइडेड बाई 100। यही है ना? अब देखिए यहाँ पे ना हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो 3776 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 के 24, 28 2 30, 28 से 3 31, और 12 और 3 15, 78 18, 21 1 22, 21 और 2 23, 9 और 2 11, 4 8 3 8 12। डेसिमल कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 34 और 12 देखेंगे तो कितना रहेगा? -36 आ गया, 36.83। और यहाँ पे है 36 नहीं, 34 से बड़ा 46 ना, और इसमें आपका 37.76। तो डिफरेंस है 46 के कारण, जो अप्रॉक्सीमेटली है 9% का। तो जो डिक्रीमेंट आया है 9% का होगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, 2 बार R इफेक्टिव निकाल के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 देखें, इसमें बोला है कि एक शॉपकीपर है जो शुगर या फिर चीनी को 44.8 पर केजी में बेचता है, इसे 12% का प्रॉफिट होता है। अब वाटर सीपेज के कारण 1/5वां हिस्सा शुगर का डैमेज हो गया, तो बताना है अब सेलिंग प्राइस क्या रखेगा पर केजी, ताकि इसे ऑफ द रेस्ट, सो दैट शुगर पे इसे 5% का प्रॉफिट हो। देखिए पहले आप ये समझिए कि अगर 12% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 112% में बेच रहा था, जिसका वैल्यू कितना है 44.8। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? पता चला 0.4। तो 100% का वैल्यू कितना आ गया? पता चला है 40। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये कितना है इसका? 40 रुपीज़। भले ही आपका 1/5वां हिस्सा जो है वो क्या है? खराब हो गया। भले ही आपका 1/5वां हिस्सा खराब हो गया, लेकिन आपका जो लागत था, आपका जो कॉस्ट प्राइस है, वो तो उतना ही गया है। आपके घर से 40 रुपये ही गए 1 केजी पे। अब इसे चाहिए कितना? 5% का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर केवल 5% का प्रॉफिट हम कंसिडर करते हैं, मान लो कुछ भी खराब नहीं हुआ है, तो पता चला ये 40 है, इसको 5% का मतलब होता है कि 20 का सामान कितने में बेचना है? 21 में बेचना है ना? तो यहाँ से 21 दूना 42, 42 रुपये में काम सिमट जाता। लेकिन ये 42 रुपीज़ कब होता?
जब ये पूरा का पूरा आइटम बेचता। अब ये समझिए कि जो 4/5वां हिस्सा है ना, इसी को बेचना होगा इसे 42 रुपीज़ में, है ना, तभी तो इसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा 5% का। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, पंचों 5 दूना 10, पंचों का 20 और 21/4, तो 4×5 = 20 और 4 दूना 8.5, 52.5 रुपीज़ पर केजी जब बेचेगा तब जाके इसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा 5% का। ठीक है, तो बात खत्म। पैसा आजम एंड अभी स्कोर उतना अच्छा नहीं है आरसीबी का, लेकिन आरसीबी जीतना चाहिए। आगे देखिए 18 नंबर में बोला है कि अरविंद एंड चेतन दौड़ना स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली एंड सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में। सर्कुलर ट्रैक का लेंथ है 210 मीटर। अरविंद को 180 सेकंड लगते हैं, चेतन को 420 सेकंड। तो बताना है कि फर्स्ट टाइम वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात हुई तो जो टाइम होता है आपका एलसीएम होता है दोनों के इंडिविजुअल टाइम का। इंडिविजुअल टाइम जो एक सर्कल कंप्लीट करने में लेगा, इसका एलसीएम आता है। हमें 180 और 420 का एलसीएम चाहिए, तो 420 आपका 4 2 6, तो 420 गुना 3 आ जाएगा, मतलब कि 1260। 1260 सेकेंड आएगा। 1260 सेकेंड कितना, 21 मिनट। तो 21 मिनट के बाद वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अभी भी टेक्स्ट बुक ही चल रहा है, जिसमें 2 पाइप है ए एंड बी। 48 66 मिनट में फिल कर सकते हैं। दोनों पाइप को ओपन किया गया है साइमल्टेनियसली। देन कितने देर बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए ताकि जो ये आपका टैंक है वो 32 मिनट्स में फिल हो जाए। ए हो गया, बी हो गया। एक है 48 मिनट्स, दूसरा है 66 मिनट। अब देखिए जो टोटल कैपेसिटी है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेना है, ये बरसों का 48, 3 दूना 6 गुना 8, 6 गुना 11, तो 48 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना काम हो जाएगा। अब इसका कैपेसिटी कितना हो गया, ए का जो इफिशियंसी है 11 हो गया, बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 11 66, ए हो गया 8। समझ गए। हमें टोटल टैंक को 32 मिनट्स में फिल करना है, तो 48 × 11। एक बात बताइए, 48 × 11 बाई द वे होगा कितना, 11×8 = 88, 44 और 8 कितना हो गया, 52, 528 हो रहा है। अगर हम देखें तो पाइप बी को क्लोज करना है, तो पाइप ए पूरा का पूरा चलते रहेगा कितना देर तक, 32 मिनट्स तक। तो 11 गुना 32, ये पाइप ए का काम हो गया, प्लस पाइप बी 8 के हिसाब से कुछ देर तक चला होगा, तो 8n का वैल्यू कितना आएगा। अब देख लो, यहाँ से कितना जाएगा, 11 दूना 22, 11 33 और 2 35, तो 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1। एन का वैल्यू कितना आ गया, 22 मिनट्स। मतलब कि 22 मिनट्स बाद जो है पाइप बी को आपको क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके 32 मिनट्स में टैंक फिल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में हमें P + Q / R निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ये जो है ये वैल्यू है, मतलब x से इंडिपेंडेंट है, तो हम x का कोई वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे आसान होता है x = 0। जैसे ही हम x = 0 पुट करेंगे, r का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8/5, Q का वैल्यू आ जाएगा -1/5। लेकिन समस्या है P के साथ, 0/0 आ रहा है, जो कि इनडिटर्मिनेट है। तो P को हम ऐसे लिख लेंगे, x³ - 8 / x² - x - 2। हालांकि ये मतलब पुट करना इलीगल टाइप का है, तो हमने ऊपर नीचे x कट कर दिया, x फिर x = 0 पुट किया, यहाँ से वैल्यू कितना गया, 4। अब देखिए ये आ जाएगा 4 × -1/5, इसको डिवाइड किससे करना है, -8/5 से, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर 3। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, आप x का कोई दूसरा वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर सिंपली P × Q / R। वो कैसे करेंगे, फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 21 नंबर में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 62500 पे 2 साल के लिए 12% की दर से 8 मंथली। 12% की दर से मतलब 8 मंथ में कितना होगा, 12 महीने में 12% है, तो 8 मंथ में 8% होगा। अब 8% से 2 साल में मतलब हो गया 3 साइकिल, बल्कि ये भी सही है 3 साइकिल। आपको चाहिए केवल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम बोल सकते हैं 3 साइकिल में जो ये मल्टीप्लायर होता है 331 का होता है। ठीक है, आपने जो इंटरेस्ट पे लिया है वो कितना है, 62500 लिया है। बाई द वे 8% का वैल्यू हो जाएगा 2/25, तो यहाँ पे 62500 का 2/25, ये है प्रिंसिपल ना, 62500। इसका जब हम 2/25 ना, हमने 50 क्यों लिख दिया,
2/25 करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये तो चला जाएगा 2500 में चला जाएगा, इसके 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। फिर इसका हमें 2/25 करना है, कितना आ जाएगा 200, 200 गुना 2 400। फिर जब इसका 2/25 करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 25 चौके 100, 16 ना, 16 दूना 32। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया 15,000, ये आ गया है 1200, ये आ गया है 32। कितना आ गया 16, 15,000, 16,232, 16,232 सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। फिर निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे आप मल्टीप्लायर का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बाकी आर इफेक्टिव में जाने की जरूरत नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि एक रोड को कंस्ट्रक्ट करना है 90 डेज में, 80 वर्कर्स को हायर करना है कंप्लीट करने के लिए जॉब को। अच्छा, हायर किया गया है, ठीक है। वर्क फॉर हाफ ऑफ द डिसाइडेड टाइम, ओनली 1/3 पार्ट ऑफ जॉब वाज डन, हाउ मेनी मोर वर्कर्स विल ज्वाइन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। मतलब कि 80 दिन, कितने 90 दिन में काम करना था, 45 डेज बाद पता चला कि 1/3 काम ही कंप्लीट हुआ है, तो और कितने लोगों को हायर करना पड़ेगा ताकि काम सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए। आपको ये समझना है कि M1 W1 नहीं, M1 D1 और H1 डिवाइडेड बाई W1 का वैल्यू होता है M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2, जहाँ पे M है मैन पावर, कितने लोग काम कर रहे हैं, D कितने दिन काम करेंगे, H मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, और W का मतलब कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट होगा। ये दोनों इक्वल होता है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे 80 वर्कर काम कर रहे थे, 90 डेज का टास्क था, लेकिन इन्होंने काम कितना किया है, हाफ ऑफ डिसाइडेड टाइम। हाफ ऑफ डिसाइडेड टाइम का मतलब इन्होंने 45 डेज तक काम किया। क्या क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कितना घंटा काम कर रहा था, आंसर है नहीं। इतना करने के बाद यह 1/3 काम कंप्लीट कर पाए, 1/3 काम कंप्लीट कर पाए। हमें बताना है कितने लोग लगेंगे, n बता देते हैं। बाकी का 45 डेज में काम कंप्लीट करना है। अब कितना काम कंप्लीट करना होगा, यानी कि 2/3 काम कंप्लीट करना होगा। 1/3 हो गया, बचा 2/3, गया गया 45 n का वैल्यू कितना आ गया 160, मतलब कि 160 लोग लगेंगे। अगर 160 लोग लगेंगे तो 80 लोग पहले से थे, 80 लोग और चाहिए, हो गया काम। ऐसे भी आप एक बात समझ लीजिए कि आधे दिन में उससे डबल काम करना है, तो डबल काम करने के लिए डबल लोग लगेंगे, इसलिए 160 आंसर आ गया, मतलब कि 80 आंसर आ गया, टोटल 160 लोग काम करने पड़ेंगे। अभी तक एक ही विकेट गिरा है ना। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा 2। कैसे, आपको ये देखना है, यह दोनों एंगल को जोड़ना है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 1 + 10A इंटू 1 + 10B, इसका वैल्यू होगा 2, कब, जब A + B का वैल्यू होता है 45 डिग्री। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। हम 17 एंड 28, 17 एंड 28 को अलग अलग नहीं देखेंगे, 17 + 28 देखेंगे, जो ऐड करके आता है 45। 45 आने से 1 + 10 इंटू 1 + 10B कितना हो जाएगा 2। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो कैसे आएगा, दोनों साइड 10 ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 10A + 10B डिवाइडेड बाई 1 - 10A 10B = 1। अच्छा, आप में से कितने को लगता है कि आरसीबी जीतेगा, कितने को लगता है कि कौन हाँ पंजाब जीतेगा, ज़रूर बताइए। तो इसको जब हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे तो 10A + 10B आ जाएगा, एंड प्लस का आ जाएगा 10A 10B, 10A 10B, और इधर क्या है 1। अब दोनों साइड हम 1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1 + 10, सिंप्लीफाई नहीं फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा, एंड 1 + 10B आ जाएगा, एंड 1 + 1 राइट हैंड साइड में कितना आ गया 2, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो राजू, रवि एंड अशोक है कंटेस्ट एंड इलेक्शन में भाग लिए हैं, 5% पोल जो है वो क्या इनवैलिड है। राजू को मिले 30% ऑफ टोटल वोट्स, रवि को मिले हैं 32% ऑफ टोटल वोट। विनर 5136 वोट से जीत गया है, ठीक है, ओके। अच्छा, हु रिसीव्ड लीस्ट नंबर ऑफ वोट, हमें बताना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। आप ऐसे समझिए कि टोटल जो है वो कितने वो है, टोटल है 100, वैलिड कितने हैं, पता चला कि वैलिड है आपका 95। एक हो गया है राजू, एक है रवि, लास्ट में क्या बचेंगे, अहोक, नया नाम देखने को मिला,
राजू को 30% मिला है टोटल वोट्स के, तो राजू को मिला है 30 एंड रवि को 32 मिला है टोटल वोट्स के, दोनों मिलके कितना हो गया 62। अब देखिए आपको ये समझना है कि टोटल मिला के 95 ही होने चाहिए, क्योंकि वैलिड वोट ही काउंट होगा ना, तो 95 मतलब ये 62 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना बचा है 33। अब यहाँ पे दिया है कि विनर को 5136 वोट्स ज़्यादा मिले हैं सबसे कम वाले से, तो सबसे कम तो राजू है, ये कितना ज़्यादा मिला 3 यूनिट, जिसका वैल्यू कितना है 5136। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 17×51 1712। तो हमें चाहिए टोटल वोट्स, ये कितने हैं 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1712 पे 20, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। अगला देखिए 25 नंबर में है कि दो सर्कल है इक्वल रेडियस के, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 42 है, तो हमें बताना है कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल क्या होगा। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है r√3, जिसका वैल्यू दिया 42, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 14√3। 14√3 मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि एक सर्कल इधर हो गया, दूसरा सर्कल इधर हो गया, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ओके, दोनों का रेडियस भी सेम दिया हुआ है। तो बात कुछ ऐसा है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और यहाँ से डी, सी डी कॉमन कॉर्ड है। लेकिन चूंकि एक दूसरे के सेंटर से पास करें, तो ए बी भी रेडियस होगा, ए सी भी रेडियस होगा, एंड बी सी भी रेडियस होगा। ये जो पॉइंट है इसका नाम एम रख लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये आइसोसेलेस इक्वेटर ट्रायंगल का हाइट हो गया। हमें निकालना है सी डी, जो कि है कॉमन कॉर्ड, या 2 टाइम्स सी एम होगा। सी एम चूंकि इक्वेटर ट्रायंगल का हाइट है, जो कि होता है √3/2 इंटू साइड, साइड तो आर है, इसलिए आ गया √3r। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना होता है √3 टाइम्स r। 26 देखते हैं, ट्रायंगल है पी क्यू आर, एस पॉइंट है क्यू आर पे, एस टी है पैरेलल क्यूपी के। क्यूपी के पैरेलल है, तो क्यू एंड पी को नीचे लिख लेते हैं, क्यू हो गया, पी हो गया, यहाँ पे आर हो गया, और क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट क्या था एस, एस टी हो गया है पैरेलल क्यूपी के। चलो ये भी सही है। फिर बोला क्यू एम एंड टी एन आर परपेंडिकुलर टू पी एस, तो पी से हमें एस को ज्वाइन करना है। अच्छा, क्यू और से भी परपेंडिकुलर है, एक मिनट, हाँ ये मान लेते हैं ऐसे। तो टी से जो परपेंडिकुलर है उसका नाम क्या है टी एन, एंड क्यू से जो परपेंडिकुलर है उसका नाम क्या है क्यू एम। वैसे एस का वैल्यू यहाँ पे है। फिर बोला है क्यू एम का वैल्यू कितना है 33, एंड टी एन का वैल्यू कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 21। हमें बताना आर एस इज टू एस क्यू, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा, देख लीजिए। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी नहीं, आर क्यू पी ना, ये आर हो गया, एक क्यू हो गया, एक पी हो गया, इसमें ये पार्ट है आपका एस एंड टी, हमें चाहिए आर एस एंड एस क्यू। ठीक, ये आर एस एंड एस क्यू चाहिए। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक आर एस टी एंड दूसरा दिख रहा होगा आर क्यू पी। तो अगर इसमें कोई भी रेशियो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है, तो हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये समझना है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, तो आर एस टी ए सिमिलर हो गया है आपका आर क्यू पी की, और सिमिलर होते ही हमें पता है कि आर एस एंड आर क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो आपका है एस टी एंड क्यू पी का, और यही रेशियो है आपका आर टी एंड आर पी का। बात समझ गए। तो रेशियो के लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल चाहिए। दो ट्रायंगल पे आप फोकस कीजिए। एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल क्यू एम पी एंड ट्रायंगल क्यू एम पी हो गया ना, यहाँ से अच्छा टी के साथ क्या था टी एन था ना, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होगा ना, और ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री एन है, तो एन यहाँ पे लिखेंगे, और फिर टी यहाँ पे लिखेंगे, और एस यहाँ पे लिखेंगे, टी एन एस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे, देखिए ये दो एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि वह क्या हो गया आपका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो जब लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। फिर यहाँ पे एंगल देखिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दो ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो क्यू एम पी सिमिलर हो गया टी एन एस के, सही लिखा हमने ना, क्यू एम पी, एम 90 डिग्री, पी इक्वल, और यहाँ पे टी एन 90 डिग्री एस। हाँ, ये होते ही आप ये बोल पाओगे, इसका मतलब क्यू एम एंड टी एन का जो रेशियो है ना, यही रेशियो आपका किसका होगा क्यू पी एंड टी एस का।
इक्वल टू क्यू एम का वैल्यू कितना हो गया, क्यू एम का वैल्यू 33 है, इसका वैल्यू 21 है, तो यहाँ से पता चला 11/7 हो गया। मतलब ये जो रेशियो आप देख रहे थे आर एस बाई आर क्यू का, आर एस कितना हो गया, आर एस हो गया 7 यूनिट, तो आर एस बाई आर क्यू ना, तो आर क्यू हो गया 11, मतलब एस 7 है तो कितना होगा 4, तो आर एस एस टू एस क्यू कितना हो गया 7:4, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे 2 बार सिमिलैरिटी का यूज़ करना था। अगर कोई और इजी तरीके से आप कर पाए हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ रिवर फ्रॉम हाइट एच फ्रॉम स्टीमर क्या है आपका, ए है। टॉप ऑफ अ रिवर ब्रिज of height h from a steamer is a. When the steamer moves towards bridge d किलोमीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स b। तो हमें बताना है d का वैल्यू क्या है। एक स्टीमर से h ऊंचाई के एक नदी के पुल का उन्नयन कोण a है, हो गया हाइट h, यही है ना, और ये स्टीमर है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है आपका a। अच्छा अल्फा बीटा यहाँ पे होना चाहिए था, ये मान लेते हैं अल्फा हो गया। स्टीमर जब d किलोमीटर इधर जाती है टुवर्ड्स ब्रिज, तो ये जो एंगल है कितना हो जाता है, बीटा हो जाता है। हमें यही d का वैल्यू बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे समझो कि ये जो पार्ट है, अच्छा इसका कुछ नेम रख लेते हैं ना, नेम 1 मिनट, हाँ, पी क्यू आर एस। तो अगर हम आपसे पूछे tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे tan अल्फा का वैल्यू हो गया पी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। पी क्यू का वैल्यू कितना है h, और आर क्यू पता नहीं, तो आर क्यूब कितना हो गया h बाई tan अल्फा। समझ गए, tan अल्फा। ऐसे ही अगर हम पूछे एस क्यू कितना होगा, तो आ जाएगा h बाई tan बीटा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपको समझना है कि d जो है ना, d ये डिस्टेंस, ये d का वैल्यू कितना है। क्या ये आर क्यू में से एस क्यू को माइनस करने से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो h कॉमन आ जाएगा। 1/tan अल्फा में से आपको 1/tan बीटा को माइनस करना पड़ेगा, कितना आ गया h, और ऊपर tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा। कितना आंसर है, किधर है, tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा। ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं होगा, डी वाला इसका सही आंसर। ठीक है ना, अगला देखेंगे। अभी चलो, उतना कंडीशन सही नहीं है आरसीबी का, लेकिन फिर भी लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें एक होटल 12% का डिस्काउंट दे रहा है जब आप बुकिंग कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा रूम का। एडिशनली होटल 5% का डिस्काउंट दे रहा है अगर आप SBI कार्ड से पे कर रहे हैं। राकेश ने 2 होटल रूम बुक किए हैं जिनका प्राइस जो है वो 1500 पर डे है। चेकआउट करने के टाइम पे उन्होंने SBI का सिल्वर कार्ड यूज़ किया है, तो बताना है उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। इनिशियली उन्हें 3000 पे करने पड़ते, लेकिन चूंकि 12% का डिस्काउंट है, 2 या 2 से ज़्यादा बुक करने पे, तो इन्हें 88% पे करने पड़ेंगे। और 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मतलब 20 की जगह पे इन्हें मात्र 19 पे करना पड़ेगा, क्योंकि SBI का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। गया 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 2 से 44 बार में कितना आ गया 57 इंटू 44। अब यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, 8 ज़्यादा जगह दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 7 28, फिर कितना हो जाएगा 28 और 20 48 एंड 2 50 और 20 और 5 25 2508, तो 2508 इन्हें पे करना पड़ेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 अगर देखेंगे, इसमें है कि एक बिल्डिंग है, इस शेप क्या है आपका पिरामिड। पिरामिड एंड प्रिज्म में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पिरामिड का मतलब होगा नीचे बेस होगा, ऊपर टॉप होगा, तो बेस इसका बताना चाहिए। आउटर वॉल एट द रेट ऑफ 160 पर स्क्वायर मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ बिल्डिंग है 5 मीटर एंड बेस का डायमेंशन दिया है 4x4। बेस का डायमेंशन 4x4 है, इसका मतलब बेस इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया है। एंड ऐसे करके आपको एक पिरामिड बना लेना है, समझ गए। आप ये देखिए कि आउटर वॉल्स को पेंट करना है। स्लैंट हाइट दिया है 5 मीटर। स्लैंट हाइट का मतलब होता है ये जो स्लैंट एज हो गया ना, स्लैंट साइड, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। ये लेंथ है आपका 5 मीटर का, और एज का वैल्यू कितना दिया था, बोले कि 4 मीटर करके दिया है, तो 4 का आधा यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये पार्ट भी हो जाएगा 2। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बिल्डिंग कितना होगा। आप ध्यान से देखिए, हमें चाहिए इसका
कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया चाहिए। लैटरल सरफेस एरिया इसका होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस को स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1/2 हो गया। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, 4 चौका 16 मीटर हो जाएगा। और स्लैंट हाइट कितना है, और स्लैंट हाइट है 5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 40 मीटर स्क्वायर। ये हो गया है आपका एरिया, लेटर सरफेस एरिया। तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितना हो जाएगा, 160 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 64, 6400 रुपीज़ में पूरा का पूरा पेंट होके आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन में 30 में दिया है कि एक नंबर को अगर हमने 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 है एंड 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ए आ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो नंबर है ये आ जाएगा आपका 15 m+1, m+1 नहीं +8 ना, हमें क्या करना है, इसको 9 से डिवाइड करना है। तो 15 m+8 के कितने कितने नंबर आ सकते हैं, 8 आ सकता है, और m का वैल्यू 0 पुट किया तो m का वैल्यू अगर आपने 1 पुट किया तो 23, m का वैल्यू 2 पुट किया है तो कितना आ जाएगा 38, एंड 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। अब ये जो n है ना, n को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, पहले केस में रिमाइंडर आ रहा है 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 2 18 5, 9 चौका 36 2, 9 5 45 8। तो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, 3 डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर्स आ रहे हैं। तो सही आंसर होगा ए कैन टेक 3 पॉसिबल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, डाउट इसलिए आना चाहिए दोस्त कि ये 3 ही रिपीट करेगा, इस बात की कैसे गारंटी दे रहे हो। देखिए हम तो कुछ और कैलकुलेशन के थ्रू इसका आंसर किए हैं, तो चलिए हम जो कैलकुलेशन के थ्रू आंसर किए हैं वो कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं। n का वैल्यू है 15m+8। अब ये जो m है ना, m है इंटीजर, m को आप किसी भी नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी नंबर के फॉर्म का मतलब कोई नंबर हमने लिया है उसको 2 से डिविजिबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा या तो इवन या तो और, 3 से डिविजिबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 3m, फिर 3m+1, 3m+2। मतलब किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, या तो 3 से कट जाएगा, नहीं तो रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर 2 आएगा, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम m को लिखेंगे कि या तो ये 3 का मल्टीपल हो सकता है, या 3 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या 3 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। आपके दिमाग में चल सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 3 ही क्यों, 4 5 6 क्यों नहीं। दोस्त बात ये है कि हमें ना 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि 15 में पहले से ही 3 है, तो एक और 3 चाहिए, इसलिए हमने 3 से डिविजिबिलिटी के रूप में लिखा है। अब n को आप कैसे लिखोगे, अगर m का वैल्यू 3q है तो ये आ जाएगा 45q, ये आ जाएगा कितना 45q प्लस 15 और 8 23, और ये आ जाएगा 45q प्लस 15 दूना 30 और 8 38। यही पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए जब n को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितने आएगा, तो 45q प्लस 8 था, ध्यान से मिस हो गया। पहले केस में रिमाइंडर 8 आ जाएगा क्योंकि 45q 9 से डिविजिबल है, दूसरे केस में रिमाइंडर आ जाएगा 9 दूना 18 5, तीसरे केस में आ जाएगा 2। यही 3 आ रहे हैं। आपने देखा होगा 852 यहाँ पे भी आया है, तो हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं एक्चुअल जो सॉल्व करने का तरीका है यही है। लेकिन एग्जाम में कौन आपका मेथड देखने जाता है, आप डायरेक्टली m का वैल्यू 0 1 2 ऐसे पुट कर करके आंसर लेके आ जाओ। अगर 31 देखेंगे तो 3x प्लस वाई का वैल्यू दिया है और हमें ये वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो y/3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा x प्लस y/3 इक्वल टू 15। फिर हम x माइनस 10 चाहिए, x माइनस 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस y/3। फिर हमें क्यूब करना है, x माइनस 10 का जो क्यूब है ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ y/3 माइनस 5 का होल क्यूब। तो दोनों को ऐड करके आंसर कितना आ रहा है 0। 32 में देखेंगे दो वेसल है ए एंड बी, इसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। वेसल ए में 27 लीटर स्पिरिट है, तो टोटल वाटर कंटेंट इन बोथ वेसल ए एंड बी टुगेदर इफ टोटल स्पिरिट इन बोथ वेसल टुगेदर इज 43। तो आप ऐसे देखिए, यह ए हो गया और यहाँ पे क्या है बी है, ये हो गया वाटर, ये है क्या स्पिरिट। वाटर एंड स्पिरिट का रेशियो कितना है 3। अच्छा कंटेंट स्पिरिट एंड वाटर ये है 5:3 ना, तो वाटर है 5 एंड स्पिरिट है 3। 4:17 है, तो यहाँ पे स्पिरिट कितना है आपका 4 एंड ये है आपका 17। जैसा क्वेश्चन में दिया है कि वेसल ए में 27 लीटर स्पिरिट है, तो 3 का वैल्यू कितना है 27, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। 9 से मल्टीप्लाई करना है
अब ए एंड बी जब दोनों को ध्यान से देखेंगे तो टोटल स्पिरिट कितना है 43। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 27 खत्म हो गया, तो बाकी का 16 लीटर कहाँ से आएगा, बी से। फिर 4 का वैल्यू कितना है 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 68। टोटल वाटर चाहिए हमें, टोटल वाटर कितना हो गया, 8 5 13 6 4 10 रख के 11, टोटल वाटर हो गया 113 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा ये आरबी चल रहा है, हाँ आरबी स्टार्ट हो गया। इसमें कि महेश के पास 3234 रुपीज़ है, इन्होंने अपने बेटे विजय एंड अजय में दिया है। बोला कि 10% की रेट से बेटा जाओ इन्वेस्ट कर दो। विजय एंड अजय को सेम अमाउंट मिले 26 एंड 27 साल बाद। तो बताना है उन्होंने विजय को कितने दिए थे। तो विजय को जो दिया वो मान लेते हैं कितना है वी, और विजय को 26 साल बाद मतलब 1 + 10/100 26 ईयर्स के बाद जो मिला है, वही अजय को 1 + 10/100 27 ईयर्स के बाद मिला है। तो आप देखोगे विजय इक्वल टू अजय इंटू 11/10। तो विजय बाई अजय कितना हो गया 11/10। ये जो देख रहे हैं 21 का वैल्यू कितना दिया है 3234, वैल्यू कितना आएगा 21 एक बार में, तो बचा कितना 11 113, 21 बचे 105 8, 21 चौका 84, 154 आ गया। आपको बताना है विजय को कितना है, विजय को 11 यूनिट मिला है, तो 11 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44, 55 एंड 4 59, और 11 5 16, 1694 मिले हैं विजय को। एंड बाकी का जो पैसे मिलेगा वो किसको मिलेगा, अजय को। अगला देखेंगे तो 34 है। 34 में बोला है कि एक काम को 16 डेज में करने के लिए 20 मेन चाहिए या फिर 30 वीमेन काम को कर सकती हैं। अगर एक्स मेन एंड वाई वीमेन रिक्वायर्ड है काम को 24 डेज में करने के लिए, तो हमें बताना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट। घबराने की बात नहीं है। आप देखिए जो टोटल वर्क है ना, इसको 20 मेन मिलकर 16 डेज में करेंगे एंड वही 30 वीमेन मिलकर भी 16 डेज में करेंगे। तो यहाँ मैन एंड वीमेन का इफिशियंसी का रेशियो जो आया वो कितना आ गया 3/2। एंड टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया तो देख लीजिए 20 23 60 960, यहाँ पे कितना 32 96 960। अब हुआ क्या है कि ये जो 960 वर्क है इसको कंप्लीट करना है, एक्स मेन लगेंगे, एक्स मेन है तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा 3x, एंड वाई मेन वाई वीमेन लगेंगे तो वाई वीमेन का इफिशियंसी कितना आएगा 2y। ये सब मिलकर 24 डेज में करेंगे। यहाँ से 3x + 2y का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया ना, तो 3x + 2y = 40 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, अगला देखने से पहले वाह सही चल रहा है। 35 देखेंगे। 35 नंबर एक ट्रायंगल है XYZ, ए पॉइंट है YZ पे, XA = YA दिया है, XYA = 41। चलिए तो XYZ है ना, XYZ, XA = YA है, ए यहाँ पे हो गया, XA एंड YA दोनों आपस में इक्वल है। XYA का वैल्यू कितना दिया 41 डिग्री, ए है आपका 41 डिग्री, तो फिर ए वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 41 डिग्री। हमें बताना है XZA का वैल्यू, XZA ये वाला वैल्यू बताना है। तो 41 एंड 41 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 82 डिग्री। और कुछ दिया है, ए इज अ पॉइंट एक्स, अच्छा AXZ का वैल्यू दिया है आपका 29 डिग्री, AXZ ये वाला कितना है 29 डिग्री। तो टोटल मिलकर कितना हो गया 9 2 11 8 2 10 रख के 11 111 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा 69 डिग्री, 69 एंड 111 मिलकर आ जाएगा 180। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू कितना होगा, आंसर है 1। कैसे, आइए देखिए, बहुत ही फेमस रिजल्ट है। x² / a², x/a² प्लस y/b² में से z/c के स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो देखिए x/a का स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पे sec² थीटा एंड cos² फाई है, ये sec² थीटा sin² फाई है, तो sec² थीटा कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा आपका cos² फाई प्लस sin² फाई माइनस ये आ गया आपका tan² थीटा। ए पार्ट कितना है 1, कितना आ गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा, sec² माइनस tan² कितना होगा 1 होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझे।
और थोड़ा सा आरसीबी की हालत ख़राब है, लेकिन हम लोग मैथ सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ये है डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4, ऑफ का काम पहले होगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 60 + 6 आ जाएगा 66 इंटू, अब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 5 ऑफ 2 यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया है 10। ठीक है, ये पार्ट पूरा का पूरा कितना आ गया 10। 10 और 5 कितना हो गया 50, तो 50 एंड 10 मिलके कितना आ जाएगा 500 है ना। तो 1000 को अगर 500 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 -28, 3 3 9 और 10 मिलके कितना आ जाएगा 90। तो 90 और 2 92 में से 28 गया 64 आ जाएगा। 66 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 की 24, 24 और 36 होता है 60, 60 और 2 62, 36 और 6 42। 4224 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 8 है, जिसमें बोला कि 34 मेंबर्स का ग्रुप है। 34 मेंबर्स है ग्रुप ए में, 37 है बी में, 29 है सी में, और ऑल 3 मेंबर्स ऑफ ग्रुप जो है वो आने जाते हैं। मजा आएगा। एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप ए बी सी है आपका इतना, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना एवरेज होगा, बेहद ही आसान है। 3 ग्रुप हो गया ए बी सी का। ए में है 34 मेंबर्स, बी में है 37 मेंबर्स, सी में है 29 मेंबर्स, एंड एक ने 103, दूसरा में 101, यहाँ पे 106 है। आपको निकालना है एवरेज कितना हो। तो मान लेते हैं एवरेज कितना है आपका 101 है। अगर 101 है तो यहाँ पे हर एक मेंबर कितना ज़्यादा लेके जा रहा है 2 यूनिट ज़्यादा लेके जा रहा है। टोटल कितने 34 मेंबर, 34 दूना 68 हो गया। यहाँ पे हर एक मेंबर कितना लेके जा रहा है 5, और टोटल कितने मेंबर है 29, कितना हो गया 145। अब कितने लोगों में डिवाइड करना है 7 4 11 9 20, और 3 3 6 2 8 और 2 10। वाह, टोटल कितना आ गया तो 8 5, यहाँ पे देखेंगे 13 आ जाएगा, 14 6 20 और 1 21 आ जाएगा। 2.13 मतलब 103.13 इसका एवरेज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। आराम से डेविएशन से हो गया, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करेंगे, इसमें एक मेडिसिन है जिसमें 40% सब्सटेंस एस है एंड 60% टी है। कॉस्ट प्राइस एस का इंक्रीज हुआ है 40 से 50 एंड टी का इंक्रीज हुआ है 20 से 30। देन कॉस्ट ऑफ मेडिसिन विल इंक्रीज या डिक्रीज होगा कितना %? कोई बात नहीं। अच्छा, 40 से 50 हो गया है, और ये आपका डिक्रीज इंक्रीज्ड फ्रॉम 40 to 50, और ये हो गया डिक्रीज टू 20 फ्रॉम 30। तो आप देखिए, ये एस हो गया, ये आर हो गया। एस कितना है आपका 40% यानी 60%, तो 20 से डिवाइड करें 20 दूना 40, 20 23 60, इस रेशियो में है कि जो एस का प्राइस है वो कितना हो गया 40 to 50 हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम ओल्ड प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे न्यू प्राइस लिख लेते हैं, है ना। तो एस का प्राइस कितना था आपका, पहले था 40 फिर हो गया 50, तो पहले इसका था 40 ये हो गया 50, एंड टी का प्राइस डिक्रीज हो गया 20, पहले था 30, ये 30 से कितना हो गया आपका 20। बात समझ गए। तो ओल्ड का जो टोटल है वो कितना हो रहा है, अगर देखेंगे तो 80 और 90 मिलके 170 हो रहा है। यहाँ पे 100 और 60 मिलके 160 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि प्राइस डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 10 रुपीज़ डिक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट है 10/170 इंटू 100, तो 17 × 5 85, फिर बचेगा कितना 15, तो 17 7 19 से 17 36 से, तो बचेगा कितना 14, फिर 17 36 से 5.88% का हुआ है डिक्रीमेंट, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। 40 में है आपका कि ये जो नंबर से इसको डिवाइड किया है गया है एक्स से, रिमाइंडर हर एक केस में सेम है, तो हमें सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स बताना है। 7809, फिर 8024, फिर 8669। जब भी रिमाइंडर सेम है ना, इसका मतलब ये जो रिमाइंडर मीन्स नंबर की बात कर रहे हैं एक्स, ये होगा HCF ऑफ डिफरेंस। ठीक है, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका HCF होगा एक्स। कब होगा, जब रिमाइंडर सेम की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, रिमाइंडर सेम। बेसिकली एक्स जो है आपका, इसके डिफरेंस का कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन चूंकि एक्स ग्रेटेस्ट नंबर है इसलिए हम बोल रहे हैं कि HCF होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब डिफरेंस लीजिए, 14 में से
24 में से 9 हो गया 15 और बचेगा 80, ये बचा है 215। यहाँ पे देखेंगे 69 में से ये बचेगा 45 और ये बचेगा कितना 6। तो आप देखोगे कि इसका जो HCF आएगा, HCF कितना आ गया 215 ही आ गया। हमें चाहिए सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, तो 5 2 7 1 8, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देखिए RBI का ही चल रहा है। इसमें इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड कि दो ट्रायंगल क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट। बोला कि ऑल 3 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल एंड ऑल 3 एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल आर इक्वल। इससे सिमिलैरिटी पता चलता है, सिमिलर होगा, समरूप होगा, सर्वांगसम होगा, इसकी गारंटी नहीं है। बोला कि 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू 2 साइड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ये बिल्कुल सही है। इसे हम SAS कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या बोलता है कि जैसे एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये हो गया ABC, इसका नाम हमने लिख लिया PQR। अब जैसे AB एंड PQ इक्वल है, BC एंड AQR इक्वल है, और ये जो इक्वल एंगल्स की ट्रायंगल के नहीं साइड की हम बात करें, इसके बीच के एंगल की बात करना है आपको। जैसे यहाँ पे थीटा है, वाला पार्ट भी क्या है थीटा है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंड कॉन्ग्रुएंसी कितने होगा SAS, इसे हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। समझ गया? ठीक है, अब आगे चलेंगे। 2 देखेंगे, इसमें कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इंस्क्राइब किया गया है राइट ट्रायंगल ABC में, राइट एंगल C पे है, AC का वैल्यू 12 है, तो हमें CV का वैल्यू बताना। कोई डरने की बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, और इसके अंदर आप एक सर्कल बना लीजिए, और सर्कल क्या है इसको टच कर रहा है, तो चलो टच नहीं किया, मान लेते हैं टच कर गया। और एंगल कहाँ पे C पे है, एंड A हो गया एंड B हो गया। AC का वैल्यू कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान लेते हैं टच किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच कर गया। रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो सेंटर हुआ, सेंटर से जैसे ही आप ज्वाइन करोगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को, तो 90 डिग्री बनता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अगर 4 यूनिट है तो ये पार्ट भी कितना होगा, बोले कि 4 यूनिट ही होगा। अब यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, एक बनता क्या रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, तो नीचे भी 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 हो जाएगा। अब AC था पूरा का कितना 12, तो ये पॉइंट का नाम अगर हम M रख ले, इसका नाम N रख ले, इसका नाम P रख ले, तो AM का वैल्यू हो जाएगा 8। अगर AM का वैल्यू 8 हो जाएगा तो AN का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा 8। अब BP का वैल्यू x मान लीजिए, तो BN का वैल्यू क्या हो जाएगा x। अब आपको मिलेंगे एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या क्या है आइए देखिए, यह है आपका 12 और यह है आपका 4 + x, एंड इधर क्या है आपका 8 + x। ठीक, अब हमें बताना है CB का वैल्यू, तो 4 + x का वैल्यू बताना है। तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं ना। 8 + x के स्क्वायर में से 4 + x के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 12 का स्क्वायर बनेगा। तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे आ जाएगा 12 + 2x इक्वल टू 12 × 12 हो गया ना, तो 4 से करेंगे 3 बार में, और तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 24, x का वैल्यू कितना आ गया 12, तो 12 + x कितना x + 4 कितना हो जाएगा 16। तो आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका कि लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट दो सर्कल का 18 है, कॉमन इंटरनल टेंजेंट है आपका 10। तो हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई ऑफ दोनों सर्कल क्या होगा। कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसका लेंथ का फॉर्मूला होता है d² - एक मिनट d² - r1 - r2²। और एक होता है आपका TCT, जिसे आप इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोलते हो, ये होगा आपका d² में से r1 + r2 के स्क्वायर को माइनस करना है। बात समझ गए? अब आइए देखिए, यहाँ पे वैल्यू कितना है 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, 324 इक्वल टू हो गया है d² में से r1 - r2 के होल स्क्वायर को आप माइनस करेंगे। TCT कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब 100 का वैल्यू कितना हो गया d² में से आप r1 + r2 के होल स्क्वायर को माइनस करोगे। अब ऊपर से नीचे हम माइनस करेंगे तो ये 224 आ जाएगा, d² कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि बचेगा कितना 4r1 r2, हेंस r1 r2 का वैल्यू कितना आ गया 4
छक्के 24, 4×5 = 4 छक्के 24 ना, तो 56 आ गया है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 में है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 एसिड ABC 30%, 40% एंड 50% रेस्पेक्टिवली है, उन्हें 3:5:A के रेशियो में ब्लेंड किया गया। वैसे पंडित का इसके अंदर नहीं है शायद। एंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 40%, तो हमें ए का वैल्यू बताना। सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया आपका, क्या एवरेज का। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3, ये है 5 एंड ये है आपका ए की जगह पे ना हम क्या करते हैं, चलो ए ही लिख लेते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ए एसिड है कितना है 30%, ये आपका 40%, ये हो गया आपका 50%। चलो नेट कितना हो गया, नेट अगर देखेंगे तो 5 3 8 प्लस ए, 8 प्लस ए नेट है, एंड ऐसे देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका 40% आ रहा है। तो अगर 40% आ रहा है दोस्त, तो फिर ए का वैल्यू 3 होना चाहिए। कैसे, आइए देखिए। अगर 40% आ रहा है तो नेट डेविएशन तो 0 होना चाहिए। ए के कारण डेविएशन कितना आ रहा है, बोले कि 10 कम है तो -30 आ गया। बी के कारण डेविएशन कितना आएगा 0, सी के कारण कितना आएगा 10A, और सब मिलकर कितना आना चाहिए था 0, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 3। हो गया ऑप्शन नंबर 4 5। अच्छा, यहाँ से परमार का स्टार्ट हो गया। परमार सर का इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि ABC जो है आपका, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। 4 महीने बाद ए अपना कैपिटल 50% से इंक्रीज करता है, सी जो है 20% से डिक्रीज करता है। ईयर के एंड में बी को इतने मिले हैं, तो हमें बताना सी का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। ए है, बी है, सी है। सबसे पहले जो रेशियो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, एंड सी का क्या होगा 7 होगा। ठीक। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बोला है कि ए जो है 50% इंक्रीज करेगा और बी जो है 20% डिक्रीज करेगा। 20% का मतलब होता है 1/5वां हिस्सा। 1/5वां हिस्सा लाने के लिए क्यों ना हम ये जो रेशियो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 35। 1 मिनट, एंड 50 है 25 एंड 5 दूना 10, ये हो गया इनिशियल रेशियो। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 मंथ्स बाद इंक्रीज करेगा 50% से, तो ये आपका 10 × 4 होगा। 50% का मतलब ये 15 हो जाएगा, और 15 × 8 होगा। बी में कोई चेंजेस नहीं है, तो 25 × 12। सी में क्या है कि 35 × 4 एंड 20% का मतलब 1/5वां हिस्सा कम कर दिया, तो 35 में से 1/5वां मतलब 7 अगर कम किया है, तो फिर बचेगा कितना 28। यहाँ पे बाकी के टाइम के लिए 28 × 4 होगा। देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 ये पे 8 था ना, तो दूना 8 हो गया। हम देख लीजिए यहाँ पे 15 दूना 30 और 10 मिलकर कितना आ गया 40, 25 तिया कितना हो गया 75, और 28 दूना 56, 56 और 35 मिलकर कितना हो जाएगा 91। ठीक है ना, 56 और 35 91, हाँ ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में दिया है कि बी को मिले हैं 9000, तो 75 का वैल्यू कितना है आपका 9 पे 1 2 3 4, तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, कितना आएगा 6000 आएगा ना। मतलब एक का वैल्यू 12 यूनिट आ रहा है, 12 नहीं 1200 आ रहा है ना, 1200। तो 91 को अगर हम 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 0 12 108 और एक 109, 109200। सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलिए। अब मैच देख रहे थे वैसे, अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ से अगर 8 कॉमन ले लें, नहीं 4 कॉमन ले लें। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है ना, ये है आपका 4th रूट वाला, ये जो पार्ट है ये है आपका क्या स्क्वायर रूट वाला। तो स्क्वायर रूट को अगर हम 4th रूट में कन्वर्ट करके अगर अंदर लेके जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हम देखेंगे कि इसको स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये 2 है, फिर आपका बचेगा 8√2। 8√2 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2√2, तो 4 का 16, हाँ आ गया। ये जो पार्ट है ना, इसको लिखेंगे 2 × 4 × 2√2, ये आपका आ जाएगा 4√2 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 और
नहीं 4√2 नहीं, 4 का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 16 8 24 आ गया। ये जो पार्ट है यह 4 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर है। अब इसका क्या था, फोर्थ पावर था, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2√2, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, ए भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दोनों मिलकर कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 16 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 8 ना, यहाँ आंसर कितना आ रहा है 2√2, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 अगर आप देखेंगे तो इसमें है कि पाइप ए एंड बी एक एम्प्टी टैंक को x मिनट में फिल कर सकता है। ए को लगेंगे 8 प्लस x मिनट टैंक को फिल करने में, एंड बी को लगेंगे 32 प्लस x मिनट। ओके, इंटरेस्टिंग, ये ए प्लस बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है आपका बी है। ए प्लस बी को x लग रहे हैं, एंड ए को लगेगा 8 प्लस एक्स एंड बी को लगेगा 32 प्लस एक्स। आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ए अकेला 8 प्लस एक्स में काम करता है, बी 32 प्लस एक्स में काम करता है, दोनों मिला के एक्स लगते हैं, तो ए को दोनों से कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, पता चला कि 8 यूनिट ज़्यादा लग रहा है यहाँ से, 8 यूनिट, एंड बी को कितना लग रहा है 32 यूनिट। ये जो एक्स से स्क्वायर होगा ना, यह 8 एंड 32 का प्रोडक्ट होगा, तो 8 दूना 16, 3 की 24, 1 25, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। एक बात ध्यान रखें, ठीक है, तो बस 16 है तो ए 24 डेज में कर लेगा, 4 डेज या फिर मिनट्स है, मिनट में, और ये आपका 48 मिनट्स में कर लेगा। ए प्लस बी मिलकर कितने में करेंगे 16 मिनट्स में। यहाँ तक तो बात सिंपल हो गया। अब बोला है कि ए एंड बी को एक साथ टुगेदर फिल द टैंक फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद सी अकेला बाकी पार्ट को 4.5 मिनट में फिल करता है। तो बताना है सी जो है 7/20 पार्ट को, अच्छा ए बी सी मिलके 7/20 पार्ट को कितने देर में फिल करेंगे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ से इंटरेस्टिंग हो गया, 24 और 48 लेके चलना है। यहाँ पे हमने लिया है ए, यहाँ पे लिया है बी, ए 24 मिनट्स में करेगा, ए 48 मिनट्स में करेगा। टोटल कैपेसिटी जो है कितना हो गया है 48, ए का कैपेसिटी हो गया 2, बी का कैपेसिटी हो गया 1, ठीक है। तो 48 यूनिट फिल करना था, ए एंड बी को 10 मिनट के लिए चला के छोड़ दिया गया, 2 + 1 3, 30 मिनट्स हो गया, 30 मिनट खत्म हो गया। बाकी सी जो है बाकी के पार्ट को 4.5 मिनट्स में फिल करता है, 4.5 मतलब 9/2। यहाँ से आप देखोगे सी का इफिशियंसी कितना आ गया, बोलेंगे कि सी का इफिशियंसी आ गया 4 ही है ना, 18 बचेगा, 9 दूना 18, 4, हाँ ठीक। अब बताइए आपको टाइम निकालना है कितना, 7/20 पार्ट फिल करना है। चलो ठीक है, 48 है, इसका 7/20 फिल करना है, किसको किसको किसको, तीनों मिला के, तीनों मिला के कैपेसिटी है 7, 7 से 7 चला गया, तो 4 16 और 4 से करेंगे तो बच्चों को 48, 12/5 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन थोड़ा सही था, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स निकालने के लिए थोड़ा मेहनत चाहिए, एक्स निकालने के बाद आपको सी का कैपेसिटी निकालना होगा, फिर तीनों मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कोहली की तरह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, इसमें है कि एक्स अगर सब्ट्रैक्ट किया आपने इन तीनों में से तो नंबर क्या है, चारों में से, तो नंबर आपका इस ऑर्डर में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल आ गया मतलब 25 - x/32 - x का जो वैल्यू है, एक मिनट, ये किसके बराबर हो जाएगा, 59 - x / 80 - x के बराबर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। आपको ये समझना है कि रेशियो में अगर a/b = c/d है, अगर इफ़ ये दोनों इक्वल है, तो ये जो a/b = c/d आ रहा है ना, यही रेशियो a - c / b - d के बराबर भी होगा। यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही रेशियो ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। तो 59 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 34। यहाँ पे 80 में से अगर 32 गया तो कितना बचेगा आपका 48 ना, 48, 48। चलिए फिर 2 से मार्कआउट करेंगे तो कितना बचेगा 24, ये बचेगा आपका 17। तो आप देख पा रहे हो कि 25 - x / 42 - x का वैल्यू कितना है 17/24। एक तो तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 दूना 50 और 10 60, 600 -24x = 17 दूना 34, 51 एंड 3 54
17x, यहाँ से कितना आ गया 7x का वैल्यू कितना आ गया है 56, x का वैल्यू कितना है 8। अगर x का वैल्यू 8 है तो आपको बताना है 3x + 1 एंड 5x - 4 के बीच मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब रूट, तो 3 की 24 एक 25 और 8 5 40 में से 6 गया 36, तो आंसर आ गया 5 × 6 30। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोला है कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट क्लास में 45 है, बाद में 4 स्टूडेंट आए हैं, रिड्यूस्ड एवरेज वेट, अच्छा दिस रिड्यूस द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट बाई 0.44 kg। तो हमें बताना है इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। मान लेते इनिशियली टोटल n स्टूडेंट थे एंड क्लास का एवरेज कितना था 45। अब +4 आ गए हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे n + 4। डेविएशन का क्या सीन है देखते हैं। एक स्टूडेंट जो 44 kg लेके आया है, इसके कारण -1 का डेविएशन होगा। 38.5 आया है, उसके कारण कितना होगा 6.5 का डेविएशन होगा ना, -6.5 का। 42 वाले के कारण 3 का डेविएशन होगा एंड 44 वाले के कारण 0.5 का डेविएशन होगा। नेट डेविएशन कितना होगा 3 3 4, 3 1 4 और 7 मिलके कितना आ गया 11, -11 का डेविएशन हो रहा है। लेकिन इस -11 के डेविएशन के कारण जो एवरेज है वो मात्र 0.44 से डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो 11 का डेविएशन है इसको हर एक स्टूडेंट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड टोटल स्टूडेंट कितने हैं n + 4, इसमें इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड करने के बाद हमने पाया कि जो डेविएशन डिफरेंस है वह 0.44 का आ रहा है। तो 11 से 4 बार में जाएगा, 4 से 25 बार में जाएगा। तो इनिशियली टोटल कितने स्टूडेंट थे 21। आंसर क्या आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बिना डेविएशन का करेंगे तो मेहनत ज़्यादा लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंड स्कोर उतना अच्छा नहीं है आरसीबी का, कोई नहीं, मैच कर रहे हैं और टीम जीतना चाहिए। ये रिफाइनरी है जिसमें 3 टाइप के गैसोलीन है, एक है आपका रेगुलर, एक है मिड ग्रेड, एक है प्रीमियम। इसमें ऑक्टेन का परसेंटेज दिया हुआ है। 2200 बैरल्स मिक्स मिड ग्रेड एंड 100 बैरल प्रीमियम को मिक्स किया गया है। तो बताना है कि ऑक्टेन रेटिंग क्या होगा। 200 और 100 है तो इसको किस रेशियो में लिख सकते हैं 2:1 के रेशियो में लिख सकते हैं। मिड ग्रेड में कितने थे, मिड ग्रेड में 90% ऑक्टेन है एंड प्रीमियम में कितने हैं आपका 95% ऑक्टेन है। तो बस हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। 1 मिनट, कोई भी आंसर सही नहीं होगा फिर तो। जो भी आंसर आना चाहिए था आपका 90 और 95 के बीच में आना चाहिए था। ये तो ऑप्शन 90 और 95 के बीच में नहीं है, तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज मिड ग्रेड एंड फिर प्रीमियम को करना चाहिए था, यहाँ पे प्रीमियर एंड मिड ग्रेड। ठीक है, कोई भी आंसर सही नहीं होगा। अगला देखेंगे 51 नंबर में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम P 1.1/4 साल के लिए। रेट है आपका 12%। 1.1/4 साल, 1/1/4 ईयर, मतलब 25 मंथ्स, 25 नहीं 15 मंथ्स। 15 मंथ्स का मतलब हो गया 3 साइकिल। अच्छा, 5 मंथली जब हम बोलेंगे 5 मंथली, इसका मतलब क्या है आपको समझना है कि यहाँ पे जो रेट है ना, रेट 5% आ जाएगा। लगे चलो ये भी सही। अगर रेट 5% आएगा दोस्त, तो फिर आर इफेक्टिव जब आप निकालने जाओगे, आर इफेक्टिव 3 साइकिल का, तो कितना होगा 3R + 3R² / 100 प्लस R³ / 1/4 यही होता है ना। 5 × 15 प्लस 25 × 75 75/100 प्लस ये है 125/1/1 2 3 4 देखेंगे तो 0.75 एंड 0.0125 ना, तो 15.7625%। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अगर 1 महीने में 1% है तो 15 महीने में 15% आएगा। यहाँ पे जो रेट आ रहा है ये कितना आ रहा है 15% का। ये जो डिफरेंस है दोस्त, डिफरेंस कितने का आ गया 7625% पॉइंट में। याद रहेगा P × 7625 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 गुना 100। तो चलिए 25 से करते हैं, 1 2 3 4 था, एक और जीरो आएगा ना, तो 25 × 4 = 100, 25 × 75 फिर
0, फिर 25 बचे 125, तो फिर करेंगे 25 25 नहीं 5 से करेंगे ना, 5 से करेंगे तो 2000 और 61, तो वैल्यू कितना आ गया 61p डिवाइडेड बाई 8000, 61p बाई 8000 आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि एक ट्रेडर है जो 25% का प्रॉफिट गेन करता है अगर वो डिस्काउंट दिया 10% का, अगर 22% का डिस्काउंट देगा तो बताना है आपको कि कितना परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा। हमें ध्यान में रखना है कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ये आपका आता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। चूंकि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा है, तो पहले केस में अगर देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो कितना है, डिस्काउंट दिया 10% तो ये आ गया 90, प्रॉफिट कितना हुआ 25% का तो 125 हो गया। दूसरे केस में डिस्काउंट कितना दिया है 22% का, तो 100 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 78, प्रॉफिट 100 प्लस पी मान लेते हैं, तो फिर कटेगा 5 से करेंगे तो 5 से 18 पच्चे 90 और 25 पचे 125, फिर 76 18 और 13 छक 78, कितना आ गया 300 प्लस 3p का वैल्यू आ गया 25 या 75, 25 और 7 32 है ना, तो 3p का वैल्यू कितना आ गया 25, तो p का वैल्यू आ गया 8 होल 1/3%, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा जो कि है ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 53 इसमें a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, कोई बात नहीं कर लेंगे। a क्या है आपका 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 कर करके कितना है 20 टर्म्स। तो आपको देखना है कि पहला टर्म स्टार्ट है कितना 4 से, दूसरा टर्म स्टार्ट है 5 से, तो 28 टर्म कितना से स्टार्ट होगा, बोले कि 23 से, बोलो कि क्यों, ये है आपको दिख रहा है कि ये है आपका n+3 है, ये है ना पहला टर्म n+3, दूसरा में देखिए n+3, n के प्लस पे 2 रखेंगे तो 2+3 5 आएगा, तो जो 20th टर्म है ये स्टार्ट होगा 23 से, तो 23 इंटू 24 हो जाएगा। अब ये आएगा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और ये सब कटते हुए जाएगा, ये बचेगा 1/23 माइनस 1/24, मतलब कि आ रहा है 1/4 माइनस 1/24, जिसे लिख सकते हैं आप 4 छक्के 24 5/24, ए का वैल्यू हो गया। फिर बी के केस में देखेंगे, बी में क्या है आपका 22 टर्म्स है, तो 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5। देखो जो पहला टर्म है ये क्या है आपका n+2 से स्टार्ट है, दूसरा टर्म में भी n+2 है, 2 + 2 4 होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया 22, तो 22 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे 24 आ जाएगा, ये 24 इंटू 25 होगा, इसको जब आप लिखोगे तो आएगा 1/3 माइनस 1/25, वैल्यू कितना आ रहा है 25 या 75 का, 25 में से 3 गया कितना हो जाएगा 22, बुझे। अब आपको क्या चाहिए ए बी का इनवर्स, मतलब 1/AB, ये कितना हो जाएगा 24/5 इंटू 75/22, 5 से करेंगे तो 15 बार में, 2 से करेंगे तो 12 और 11, कितना आ गया 180/11, इसे आप क्या लिख सकते हो 11 एक बार में, फिर बचा कितना 7 ना, 11 छक 66, पूर्णांक 4/11, 16 होल 4/11, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। ये जो दूसरा है ना, दूसरे को भी आप क्या करना है, आपको इसी फॉर्म में लिखना है। देखिए 1/4/5 इंटू 5 को हमने इधर लिखा है, 5 इंटू 6 को इधर लिखा है, इसको हमने इधर लिखा है। समझ गए। ये सिंप्लीफिकेशन है जो आप अगर प्रैक्टिस किए होगे तो आपको ठीक ठाक आता होगा। बाय द वे स्कोर तो सही चल रहा है, ठीक है। अब तक 4 विकेट गिरे हुए, मज़ा आ रहा है। मतलब 220 के आसपास जाने से ना ठीक है, लेकिन 220 देखे जाता है कि नहीं। क्वेश्चन 54 देखिए, 54 में कि रेडियस ऑफ स्फीयर है आपका 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर inscribed in sphere is 20% more than radius of sphere, then what is the ratio of volume of the cylinder to the volume of sphere? Okay, रेडियस ऑफ स्फीयर है आपका 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर इज 20% मोर देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर।
रेशियो निकालने के लिए ज़रूरी है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस पता चले। सिलेंडर का हाइट कितना होगा? ये 20 है रेडियस और 20% ज़्यादा, मतलब 6/5 ना। यहाँ से कितना आ गया? 24। 20 का 20%, हाँ ठीक है, 24 हो गया। अब आप ऐसे देखो, आपको ना जो चीज़ें समझनी हो ध्यान से समझिए। ये आपका हो गया स्फेयर, ठीक है। अब जो 24 है इसमें 12 सेंटीमीटर ऊपर होगा, 12 सेंटीमीटर नीचे होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो हम स्फीयर नहीं, जो सिलेंडर बनाने जा रहे हैं, सिलेंडर ऐसे करके एक सर्कल कट करेगा। समझ रहे हो ना दोस्त? ये क्वेश्चन तो बहुत प्यारा दे दिया है। ऐसे करके सर्कल कट करेगा ऊपर, हमें उसका रेडियस चाहिए। ये पता है कि जो सेंटर है इसके ऊपर ये कितना है? 12 यूनिट। ये जो पार्ट है ना, ये तो आपका रेडियस हो गया किसका? स्फीयर का। ये हो गया 20 यूनिट्स। तो 4×25, 4×3=12। तो ये जो रेडियस इसका होगा, रेडियस कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब आपको चाहिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो रेशियो निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? π×r²। आर कितना है? 16। एच कितना हो गया है? एच तो एक्स का कितना है? 24। नीचे होगा 4/3 πr³ पाई। रेडियस कितना था? 20। 20 × 20 × 20। पाई से पाई चला जाएगा। 4×6=24। कितना आ गया? 16 × 16 × 16 × नहीं, 76 18 डिवाइडेड बाई 20 × 20 × 20। तो 4×4 = 16, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×4 = 4×5 = 20, 72:125। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है ना? क्योंकि पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को पहले स्किप करके भागना, बाद में समय मिले तो आके सॉल्व करना है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें कि एक इंसान ने एक आर्टिकल को बेचा है 420 रुपीज़ में, और इन्होंने डिस्काउंट दिया है पहले D% का एंड मार्क प्राइस पे, देन अनदर डिस्काउंट दिया है सेम नॉमिनल वैल्यू इन रुपीज़ का। अगर मार्क प्राइस है आपका 560, तो हमें बताना डी का वैल्यू क्या है। पहले बताइए डिस्काउंट टोटल कितना हो गया? एक मिनट। डिस्काउंट बोलें कि डिस्काउंट हो गया है 560 में से अगर 420 गया है तो टोटल 140 रुपये का डिस्काउंट आ गया। अब 140 रुपये का डिस्काउंट 2 बार दिया है, दोनों बार कितना हो गया? 70 रुपये, 70 रुपये करके हुए। बोले कि 70 रुपये कैसे? देखिए जो 560 है ना, इसका पहले आप D% निकाल लो। मान लो D% एक्स आया, दूसरा डिस्काउंट एक्स रुपीज़ का है, ना कि D% का है। D% सक्सेसिव बोला हो जाता है, तो अलग अलग बेस पे हम D% कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने बोला है कि नॉमिनल वैल्यू सेम होना चाहिए, तो 560 का D% अगर एक्स है, दूसरा डिस्काउंट भी एक्स का होना चाहिए। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 70। मतलब डी का वैल्यू कितना हो गया? D = 70 डिवाइडेड बाई 560 गुना 100। गया गया 8 बार में। तो 12.5% का इन्होंने डिस्काउंट दिया है, जो कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, 56 नंबर में है आपका कि इनकम ए का है 80% ऑफ इनकम ऑफ बी एंड एक्सपेंडिचर ए का है आपका 60% ऑफ बी। तो हमने यहाँ पे लिखना है इनकम, यहाँ पे लिख लिया एक्सपेंडिचर। ए है आपका ए है आपका बी। ए का जो इनकम है, बी के इनकम का कितना है? 80%। तो 80% मतलब 5/4 हो गया ना, 4/5। ये 5 है तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। एंड अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का कितना है? 60%। मतलब अगर ये 5 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए का जो इनकम है वो इक्वल है 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप एक्स एंड एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे आप वाई एंड वाई लिख लीजिए सुविधा के लिए, ताकि पता चले कि कौन किस रेशियो का पार्ट है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ए का जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर का कितना है? 90%। ए का इनकम कितना है? 4x एंड बी का एक्सपेंडिचर है 5y। ये जो रेशियो है कितना है? 90%, मतलब 9/10 की बात हो रही है। 5 दूना 10, तो x/y का वैल्यू कितना हो गया? 9/8। समझ गए? तो x का वैल्यू 9 है, y का वैल्यू कितना हो गया? 8। तो 9 और 8 करेंगे तो कितना आएगा? 9×4 = 36 एंड 9×5 = 45 और 8 करेंगे तो आ जाएगा 8×3 =
24 और 8 बच्चे 40। समझ गए? हमें क्या बताना है कि बाई व्हाट परसेंट सेविंग ऑफ ए मोर देन सेविंग ऑफ बी। तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, अभी सेविंग के लिए जगह बना लेते हैं। चलिए, ये सेविंग्स कितना हो गया, 36 कमा के 24 खर्चा कर देंगे तो 12 रुपये बचेंगे, 45 कमा के 40 खर्चा कर देंगे तो 5 रुपये बचेंगे। कितना ज़्यादा है? 7 यूनिट ज़्यादा है। परसेंटेज ज़्यादा कितना होगा? 7 ज़्यादा है 5 पे, गुना का 100 करेंगे तो आंसर आ गया 140% सेविंग्स ज़्यादा है। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये भी क्वेश्चन प्यारा है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे एक्स एंड वाई का यूज कहाँ पे करना है ताकि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। 57 नंबर में देखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया और हमें ए निकालना है। देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का कॉस में बदलना आसान है, इसलिए हम लिखेंगे 4 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 + 3 कॉस थीटा। यहाँ से आ रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका थीटा का वैल्यू 0 to 90 है। थीटा का वैल्यू 0 to 90 मतलब कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, है ना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा कि कॉस थीटा +1 एंड 4 कॉस थीटा -3 नहीं -1, ऐसे करने से ये आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा इतना, ठीक है। तो एक वैल्यू आ रहा है कॉस थीटा का 1/4 एंड दूसरा आ रहा है -1। -1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/4 हो गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? नीचे जो 4 रहेगा एंड ऊपर आ जाएगा आपका √15। तो आपको क्या चाहिए? 2 tan थीटा। बाई द वे tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा आ जाएगा आपका √15, यही है ना। तो 2 tan थीटा का मतलब हो गया 2√15 प्लस 4 साइन थीटा का मतलब हो गया √15 माइनस सेक थीटा, सेक थीटा हो गया 4। यहाँ से कितना आ गया 3√15 - 4। आंसर क्या रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें एवरेज ऑफ इतना दिया है 55 एंड एवरेज ऑफ इतना दिया है 53। तो हमें बताना है ABCD का एवरेज क्या हो। ओके, A + B + सबको जोड़ दीजिए, 5 1 6 और 2 8, 4 2 6, 6 5 11 7 18 इक्वल टू कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 5 30, ये 333 हो गया, 330 हो गया। यहाँ से A + B का वैल्यू कितना होगा? 10 में से 8 गया 2, बचेगा 32 में से 18 गया 14, मतलब 12 में से 8 गया 4। हाँ ठीक है, A + B आ गया। यहाँ से C + D के साथ क्या करना पड़ेगा? 3 और 9 12, 12 5 17 2 19, 3 9 12 5 17 2 19, 4 4 8 4 3 12 16 5 21 और 1 22। इसका वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 5 7 है ना। तो 7 3 21, 35 और 2 37। C + D का वैल्यू कितना आ गया? 11 में से 9 गया 2, फिर बचेगा कितना? 36, ये आ गया 142। इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 142 ही आ जाएगा क्योंकि A + B भी 142 है, C + D भी 142 है। ओके, तो A + B सबका एवरेज चाहिए ना, प्लस C + D डिवाइडेड बाई 4 चाहिए हमें। तो कितना आ जाएगा? 142/4 टू मतलब 71 आंसर आ जाएगा। 142 नहीं 71 आंसर आएगा। क्या कांड कर रहे थे। 59 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, एक बोटमैन है जो रो करते हैं स्टिल वाटर में, इनका स्पीड है 9 km/h। तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकते हैं 9 घंटे में। तो कितना टाइम लगेगा इनको? 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। कोई बात नहीं, डाउनस्ट्रीम जाना है 44 किलोमीटर, तो आप जाएंगे 9 + x के स्पीड से। अपस्ट्रीम जाना है 35 किलोमीटर, आप जाएंगे 9 - x के स्पीड से। आपको लगेंगे टोटल 9 आवर्स। एक्स का वैल्यू अगर हम 2 लेके चलें तो 11/4 44/11 आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, मतलब एक्स का वैल्यू 2 वैलिड है। ठीक है, काम हो गया ना। तो अभी आपको कितना चाहिए? 33 चाहिए डाउन स्ट्रीम 11 के रफ्तार से, 28 अपस्ट्रीम 7 के रफ्तार से। तो 11 × 33 7 × 28 कितना आ गया? टोटल 7 आवर्स, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 अगर देखेंगे तो 60 में है आपका कि ए जो है काम को फिनिश कर सकते हैं 48 डेज में, बी 60 डेज में, एंड दोनों मिल के काम कर रहे हैं 12 डेज। फिर ए चला जाता है
बी जो है 25% ऑफ रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए 48 डेज, बी 60 डेज में कर सकता है। टोटल वर्क कितना जूम करे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 240। ए का इफिशियंसी आ गया 5, बी का इफिशियंसी आ गया 4। अब बताइए दोनों मिलकर अगर 12 दिन करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, मतलब कि 5 + 4 गुना 12 बढ़ना हुआ 108 काम हो जाएगा। अभी रिमेनिंग कितना बचेगा, 240 में से अगर 108 जाएगा तो बचेगा आपका 132। अब हमें टाइम चाहिए, ये 132 काम का नहीं, इसका 1/4, मतलब 1/4 काम करेगा। कौन काम करेगा, बी करेगा 4 के रफ्तार से। 4 तिहाई 12 एंड 4 तिहाई 12, 33/4 डेज, मतलब 8 डेज एंड 1/4 डेज। 1/4 डेज का मतलब 6 आवर्स, 8 डेज 6 आवर्स, मतलब 24 घंटे काम करने पड़ेंगे इन्हें। तो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हम देखेंगे इसमें कि प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है 5% से इंक्रीज हुआ है। बिफोर द हाइक प्राइस जो था 82 रुपीज़ पर लीटर था। एक इंसान 3045 किलोमीटर प्रत्येक मंथ जाता है। इनका कार जो है 15 किलोमीटर पर घंटे का और 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। अब व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मेंस ट्रेवल ड्यू टू हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि इनका खर्चा पहले कितना होता था, क्योंकि जो खर्चा 5% इंक्रीज हुआ है तो 5% इंक्रीज हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3045 किलोमीटर जाएंगे, 15 किलोमीटर 1 लीटर में जा रहा है, टोटल कितना लीटर खर्चा होगा, 15 दूना 30, 203 लीटर इन्हें खर्चा हो रहा है। 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, पहले कितना खर्चा होता था, तो 203 लीटर गुना 82, इतना इनका खर्चा हो रहा था। अब 1/20वां हिस्सा जो है वो इंक्रीज हो गया, तो 1/20 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो 82 × 3 होता है 246, तो 46 आ जाएगा। और 164 और 2 166, इसको हमें 20 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 2 8 16, 323, 83.23 में 832.3, मतलब सही आंसर जो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, 1। इतने रुपए का क्या हो गया है इनका, नुकसान नहीं, इतने ज़्यादा पे करने पड़ेगा मंथली। ये 62 है, और ये शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि, अच्छा मैच चल रहा है अभी, मैच के साथ ही शायद खत्म होगा। एक इंसान ने एक आर्टिकल बेचा है 18% के लॉस पे, एंड इसके इन्होंने जो बेचा है आपका 960 रुपीज़। अगर इन्होंने 960 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा होता, इन्हें 12% का प्रॉफिट होता। अगर आर्टिकल को 3840 में बेचा है तो हमें बताना कितने %। देखिए, और इन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, पहले ये 18% के लॉस में बेच रहे थे। अगर यहाँ से 960 रुपीज़ ज़्यादा में बेचते हैं तब जाके इनको 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। बोल के वाह, तो 18 और 12 मिलकर कितना गया, 30%। ये जो 13% है, 30%, इसका वैल्यू कितना है, 960 गया गया। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 32। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 3200। मतलब इनका जो कॉस्ट प्राइस है ये कितना हो गया, 3200 का। नया सेलिंग प्राइस कितना है, 3840 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 640 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 640/3200 गुना का 100, 2020, तो आंसर आ गया 20%। इस केस में इन्हें 20% की प्रॉफिट होगी, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह AQ + BQ + CQ इक्वल टू 3ABC, 3ABC लिखा हुआ है, x, हाँ ठीक, इक्वल टू लिखेंगे तो 3 टाइम्स ये हो गया है आपका 2x + 1/2 होगा, फिर 9x + 2/3, और यहाँ पे आएगा 6x - 1/6, 3 से 3 गया 1/12, तो ABC आ गया। अगर 3ABC आ गया है तो इन तीनों को ऐड करके 0 आना चाहिए, तो 3 4 और 5x प्लस यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 -1, 4 3 7 में से 1 गया 6, 6/1 इक्वल टू 0 आ गया ना। एक्स का वैल्यू कितना रहा है, -1/5, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फिर इसी के साथ जो है आपका जो ऑल मॉक 360 डिग्री एनालिसिस था, इसका पार्ट 7 समाप्त होता है।
इस बार पार्ट 7 को आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ ऐसा सिचुएशंस था। तो आपको कैसा लग रहा है? अगर फ़ायदा पहुँच रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फिलहाल तो आप मैच का आनंद लीजिए। ठीक है? उम्मीद करते हैं आरसीबी जीत जाए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।